चलो अब आगे बताओ। 69 के बाद कौन सा पूछना है? 72। In hydrogen atom, de Broglie wavelength of an electron in the second Bohr orbit is। क्या होता है डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला? कौन सा पूछा? 71 पूछा है ना? 72? अच्छा 72 पूछा है। डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड बोर ऑर्बिट। ठीक है, तो ये जो आपको करना है इसमें ए नॉट की इन्होंने वैल्यू दी है। ठीक है, तो देखो इसको क्वेश्चन को कैसे करेंगे। लास्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे करते हैं 72 वाला, देख लो सब कैसे करना है। तो यहाँ पर क्या है कि आपको जो है जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, ठीक है, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का आपको फॉर्मूला पता है, वो क्या होता है? लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी। ठीक है, ये हमने पढ़ रखा है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला ये होता है लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी। ठीक है, या इसी को आप क्या बोलते हो? एच बाई पी बोलते हो, यानी कि प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय जो लीनियर मोमेंटम होता है। तो इसी से हमको क्या मिलता है? डी ब्रॉगली वेवलेंथ मिलती है। और डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या बताता है? वेव नेचर ऑफ जो मैटर है उसके बारे में बताता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया गया है 72 वाला, उसमें आपको बोर्स रेडियस की वैल्यू दी है, यानी कि ए नॉट की वैल्यू यहाँ पर दी है 52.9 पिकोमीटर। मतलब ये है कि ये चीज दी है, और क्या दिया है? सेकंड बोर ऑर्बिट, यानी कि एन की वैल्यू जो है वो आपको यहाँ पर 2 दी है। ठीक है, तो एन की वैल्यू 2 दी है और ए नॉट की वैल्यू ये दी है। इसको यूज करके जो है आपने डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, यानी कि एच बाई एम वी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो अब आप ये कैसे कर सकते हो उसको थोड़ा सा देख लो। हमें कुछ रिलेशन ऐसा बनाना पड़ेगा कि उसमें हम ए नॉट और एन की वैल्यू को फिट कर पाए और लैम्डा की जो वैल्यू है वो हमको यहाँ से मिल जाए। ठीक है, तो ये कैसे कर सकते हैं? तो एक रिलेशन हमें जो पता है, वो एक हमने जो अभी पढ़ा था वो ये था कि एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई होता है। ठीक है, ये रिलेशन हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसमें एन की वैल्यू भी इस्तेमाल की जा सकती है और ए नॉट भी मतलब इस्तेमाल किया जा सकता है आर के टर्म्स में, अगर हम आर को लेते हैं। ठीक है, और ये हमें एक रिलेशन पता है और आर जो है उसके बारे में भी पता है। तो आर क्या होता है? आर जो होता है वो क्या होता है? ए नॉट एन स्क्वायर होता है। ठीक है, और अगर मान लो किसी और अदर एटम के लिए ले रहे हो, यहाँ पर तो हाइड्रोजन के लिए ले रहे हो, तो हाइड्रोजन के लिए ले रहे हो तो यहाँ पर Z1 रहता है, अदरवाइज ये क्या होता है? डिवाइडेड बाई Z कर देते हैं। ठीक है, तो ये अभी हम किसके लिए बात कर रहे हैं? हाइड्रोजन एटम के लिए बात कर रहे हैं, तो ये एन स्क्वायर है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ए नॉट एन स्क्वायर अपॉन 1 हो जाएगा, यानी कि ए नॉट एन स्क्वायर के बराबर हो गया। तो आर ये पता है, एम वी आर इजल टू एन एच अपॉन टू पाई पता है, और लेमडा की वैल्यू ये पता है। तो इन तीनों को मिक्सअप करके हमने निकाल लेना है अपना लेमडा। ठीक है, तो अब वो कैसे निकालेंगे वो आप देखो। तो यहां पे क्या है कि आप mv की वैल्यू अगर निकाल लेते हो, mv की वैल्यू कितनी हो जाएगी? nh अपॉन टू पाई आर। ठीक है, ये अगर निकाल के और ये आप इधर की तरफ रख देते हो तो देखते हैं कि क्या कुछ काम बन पाता है। तो लैम्डा की वैल्यू यहां पर कितनी हो जाएगी? h अपॉन mv की वैल्यू अगर हम रखेंगे तो nh अपॉन टू पाई आर, ये हमने रखी। और इसको जब हम ऊपर लेके आ जाएंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा h इंटू टू पाई आर अपॉन एन एच। ठीक है, ये बना हमारे पास। और इस h से ये वाला h जो है वो कैंसिल हो गया, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई? टू पाई आर बाय एन आ गई। ये आ गई हमारे पास लैम्डा की वैल्यू। ठीक है,
तो लेमडा की वैल्यू आ गई हमारे पास 2πr/n। अब इसमें जो है 2π ये ऐसी रहेगा, r की जो वैल्यू है, जो अभी हमने ये रिलेशन देखा था ना a0 n² वाला, वो लगा देंगे। तो ये हो गया a0 n² डिवाइडेड बाय n। ठीक है, तो एक n से क्या होगा, एक n कैंसिल हो जाएगा, यहां पर वैल्यू क्या बचेगी, 2πa0 × n। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 2πa0 × n। क्या अब हम यहाँ पर a0 और n की वैल्यू रख सकते हैं, रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब जब हम वैल्यू रखेंगे तो 2π हो गया, a0 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है, कितनी दी थी, 52.9 पिकोमीटर दी थी। ठीक है, 52.9 ये पिकोमीटर है। और उसके बाद यहाँ पर n की जो वैल्यू है वो आपको कितनी दी है, 2 दी है, क्योंकि सेकंड ऑर्बिट की ये बात कर रहे थे। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। तो अब बस आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना हो जाएगा, 4, 2 2 जा 4 पाई, और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 52.9। ये जो लैम्डा आएगी इसकी वैल्यू किस में आएगी, पिकोमीटर में आएगी, बिकॉज आपने ये 52.9 पिकोमीटर में लिया है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 9 36। ठीक है, 3 कैरी, और उसके बाद 4 2 जा 8 और 3 11, फिर 1 कैरी, फिर 4 5 जा 20 और 1 21, और एक प्लेस पहले डेसिमल, यानी कि 211.6 पिकोमीटर, सॉरी पाई भी आएगा। ठीक है, पाई और फिर पिकोमीटर। तो अब देखते हैं क्या ये ऑप्शन में है। सेवेंटी टू का जो है 211.1.6 पाई पिकोमीटर, ये आपका ऑप्शन बी है। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 211.6 पिकोमीटर पहले वाला ऑप्शन है, उसके बाद 211.6 पाई पिकोमीटर सेकंड वाला ऑप्शन है। तो सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ सभी को। यस यस यस। ठीक है, तो अब आपको ये क्वेश्चन करने से समझ आ रहा होगा कि रिलेशन से रिलेशन कैसे ढूंढना है, मतलब जो वैल्यू दी है उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कैसे करें, उसका फॉर्मूला कैसे बनाए, ये चीज आपको इस क्वेश्चन से समझ आ गई होगी। ठीक है, तो ऐसे करना है वाला क्वेश्चन। उसके बाद चलो 72 हो गया, फिर कौन सा था 74, चलो 74 देख लेते हैं। सेवेंटी वन कर लिया सभी ने, रितु 71 करा आपने, नो सर। तो आपने मेरे को बताया कि 71 जो है मैंने नहीं करा है, बोला, बोलो, बता रही थी। भाई ये क्या बात होती है, 72 पे पहुंच गए फिर आप बोल रहे हो कि 74 बता दो। और किसने नहीं करे 71 वाला, आरती आपने किया है, यस सर किया है। कैसे किया है बताओ। बताओ कैसे किया है। जो आपने फॉर्मूला बताया था ना, लैम्डा इज इक्वल टू वाला, हम्म, वो वाला रखा। और उसके बाद यहाँ पे जो, एक मिनट, क्वेश्चन, 72 कर लिया था आपने, यस सर कर लिया था। ठीक है। बट पहले जो आंसर आ रहा था इसमें, वो हम्म, 4 आ रहा था और बाद में 8 आया। भाई देखो बट ऐसा ये है, नहीं पता कि कौन सा सही है।
देखो, जिसने 72 अगर नहीं करा है तो वो 71 भी नहीं कर सकता, और जिसने 71 अगर कर लिया तो वो 72 भी कर लेगा। ठीक है। वॉइस नहीं आ रही है क्या? वॉइस आ रही है सभी को? वॉइस आ रही है स्नेहा? अपने साइड से चेक करो प्लीज। ठीक है, तो ये जो 71 और 72 हैं, दोनों एक जैसे ही क्वेश्चन है। अगर आप मेरे से 72 पूछ रहे हो, इसका मतलब आपको 71 भी पूछना चाहिए था। और अगर आपने 71 कर लिया और 72 नहीं करा, इसका मतलब है कि 72 का आंसर आपको चेक करने पे ऑनलाइन नहीं मिला और 71 का आंसर आपको मिल गया। ठीक है, जो भी ऐसे लोग हैं। तो देख लो 71 वाला कैसे होगा, वो भी बता दे रहा हूँ। ये जो रिलेशन हमको मिला है ना, ये लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई a नॉट n, बस यही रिलेशन को यूज करके आप n की वैल्यू इसमें 4 रख दोगे, क्योंकि फोर्थ बोर ऑर्बिट में पूछा है। तो ये कितना हो जाएगा? 8 पाई a नॉट हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 71 का? ऑप्शन सी हो जाएगा। आया समझ में? तो ये कहने का मतलब यहां पर ये है कि इस फॉर्मूला को अपनी नोटबुक में नोट करके रख लो कि लैम्डा यानी कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रिलेशन ये वाला भी होता है, क्योंकि जेई मेंस 2020, नीट ओडिशा 2019, दोनों में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है इसी फॉर्मूला के बेसिस पे। तो लैम्डा का ये वाला जो फॉर्मूला है, इसको याद कर लेना। ठीक है, लिख लो अपनी एनसीईआरटी में कहीं पर भी। इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला जो अभी हमने बनाया है, 2 पाई a नॉट इंटू n। ठीक है। लेकिन ये सिर्फ किसके लिए है? ये हाइड्रोजन के लिए है। अगर मान लो यहाँ पर क्या होता, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज यानी कि लिथियम डाई पॉजिटिव की बात कर रहे होते, या हीलियम पॉजिटिव की बात कर रहे होते, या बेरिलियम 3 पॉजिटिव की बात कर रहे होते, तो बस डिफरेंस इसमें इतना आ जाता कि आप क्या करते, ये जो आपने क्या बोलते हैं, ये a0 n² रखा था ना, इसमें डिवाइडेड बाई z कर रहे थे, तो यहाँ पर भी आपका नीचे z आ जाता, यानी कि 2 पाई a0 n डिवाइडेड बाई z। वो किसके लिए होगा? अगर एटॉमिक नंबर आपका 1 नहीं है, दूसरा है, मतलब 2 है, 3 है, 4 है, तो उसके लिए हो जाएगा। बस इतना सा डिफरेंस है। तो ये वाला फॉर्मूला जो है नोट करके रख लो, या चाहो तो इसमें डिवाइडेड बाय जेड भी लगा लो नीचे से, सो दैट आपको पता चल जाए कि अगर हाइड्रोजन होगा तो एटॉमिक नंबर 1 ले लेंगे, हीलियम होगा तो 2 ले लेंगे, लिथियम होगा तो 3 ले लेंगे, और बेरिलियम होगा तो 4 ले लेंगे। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। उसके बाद 74 कह रहे थे, इन एटम एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 600 मीटर पर सेकंड विद एन एक्यूरेसी ऑफ 0.005%, सर्टेनिटी विद विच पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी लोकेटेड इज। तो ये तो आपका वही है, क्या बोलते हैं, जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपने पढ़ा था ना, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, उसी के बेसिस पर ये क्वेश्चन है। ठीक है। तो वो आप कैसे यूज करते थे? वो कुछ ऐसा था ना, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज लेस देन और इक्वल टू, क्या था, 74। हाँ, तो ये था आपका h/4 पाई, या इज इक्वल टू 4 पाई होता था, या लेस देन इक्वल टू 4 पाई होता था। ठीक है। तो यही फॉर्मूला को हम यूज करेंगे। यहाँ पे जो आपको वो दिया है, सॉरी, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी होता है ना ये, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू h/4 पाई m, ये इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, बिकॉज ये m क्या था, m बेसिकली क्या होता था, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी जब हम करते थे तब इतना आता था, और डेल्टा पी की जगह फिर हम m इंटू डेल्टा वी जब लिखते थे तब ये आएगा, और m जो है फिर हमारा इसमें डिनोमिनेटर में चला जाएगा। अब क्वेश्चन में आपको क्या क्या चीजें दी हैं वो पहले समझ लेते हैं। तो 74 में ये दिया है कि इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद स्पीड ऑफ, तो इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है v, वो आपकी 600 मीटर पर सेकेंड दी हुई है। ठीक है। एंड उसके बाद एक्यूरेसी जो उसकी दी हुई है, वो आपकी कितनी है, 0.005% है एक्यूरेसी। ठीक है। और आपको ये बताना है कि पोजीशन की जो सर्टेनिटी है वो यहाँ पर कितनी होगी, और यहाँ पर आपको मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन और वो सब चीजें जो भी हैं, फालतू की चीजें दी हुई हैं। ठीक है। तो अब आप इसे कैसे करोगे? तो यहाँ पे क्या है, जो डेल्टा वी की वैल्यू है, ठीक है, डेल्टा वी जो हो जाएगा यानी कि अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.005% ऑफ
600, बिकॉज 600 मीटर पर सेकेंड आपको वेलोसिटी दी है और उसकी जो वो आपको एक्यूरेसी दी है, यानी कि कितना एक्यूरेट है या अनसर्टेनिटी आप उसको बोल सकते हो, वो आपको 0.005% दी है। तो डेल्टा वी की जो वैल्यू है वो 0.005% ऑफ 600 हो जाएगा। तो ये कैसे निकालोगे? 0.005% का मतलब डिवाइडेड बाय 100 और इनटू मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 600 से कर देंगे। तो ये हो गया 6 टाइम्स। इसको आप 6 टाइम्स से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 0.03। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 0.03 डेल्टा वी की वैल्यू। और डेल्टा एक्स जो है यानी कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, जो वो आपको कैलकुलेट यहाँ पे करना है। तो बस अब सिंपल है, डेल्टा एक्स आपको यहाँ पर निकालना है और ये क्या हो जाएगा? एच बाई 4 पाई एम इंटू डेल्टा वी हो जाएगा। एच की वैल्यू आपको पता ही कितनी होती है? 6.626 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाई 4, पाई का मतलब 3.14 हो गया, इनटू मास, इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर बात हो रही है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, और क्या चीज रह गई? डेल्टा वी। डेल्टा वी आपने अभी कैलकुलेट करा है जो कि 0.03 के बराबर है। बस कैलकुलेट कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे इसे कैलकुलेट बिना कैलकुलेटर के? कैसे करोगे वो भी देख लो। ऊपर 6.626 है, इसको आपने अलग रखा, और नीचे ये इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो। 4 इंटू 3.14 इंटू 0.03 इंटू 9.1, ये सब आपस में मल्टीप्लाई करके जो आ गया वो जो आएगा वो यहाँ रखोगे। और यहाँ पे ऊपर आपका क्या था? 10⁻⁻34 था, और ये नीचे वाला 10⁻⁻31 जब ऊपर जाएगा तो +31 बन जाएगा। तो ये आ जाएगा 6.626 इंटू 10⁻³ ये आ गया। और नीचे इन चारों को जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो आएगा। तो ये जो आएगा इसको आप क्या, इससे क्या डिवाइड करोगे? 6.626 को आप डिवाइड कर दोगे इससे, और जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो आपका आएगा 1.92 इंटू 10⁻³ मीटर। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आ गया समझ? यस सर। यस सर। अब बताओ 74 के बाद कौन सा पूछना है? The uncertainty in the velocities of two particles A and B are 0.05 and 0.02 meter per second respectively. The mass of B is 5 times to that of mass of A. What is the ratio of? तो ये तो आसान है, इसी को तो यूज कर लोगे, ये जो अभी हमने कॉन्सेप्ट देखा इसी को तो यूज करना है। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू एच बाय 4 पाई एम। इसी रिलेशन को आप जब यूज करोगे तो आपसे क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कैसे करना है? दो केसेस दिए हैं ए और बी। तो ए के लिए आपने केस ये मान लिया डेल्टा एक्स ए डेल्टा वी ए, ठीक है, और मास ऑफ ए ये आपने बना लिया यहां से। ठीक है, और उसी तरीके से आप क्या बना लोगे? एक रिलेशन बी के लिए बना लोगे, अगर बी वाला जो पार्टिकल है तो डेल्टा एक्स बी इंटू डेल्टा वी बी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई मास ऑफ पार्टिकल बी। अब आपसे कह रहे हैं कि अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी ऑफ टू पार्टिकल ए एंड बी। आपको अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी दी है, यानी कि डेल्टा वी ए की जो वैल्यू है, ठीक है, यहां पर लिखता हूं मैं, डेल्टा वी ए की जो वैल्यू आपको दी है वो यहां पर दी है 0.05, और डेल्टा वी बी की जो वैल्यू दी है अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ऑफ बी वो आपको 0.02 मीटर पर सेकंड दी है। ठीक है, ये दिया हुआ है, और ये दिया है कि मास ऑफ बी इज 5 टाइम्स टू दैट ऑफ मास ऑफ ए, यानी कि मास ऑफ बी जो है वो 5 टाइम्स है आपका मास ऑफ ए। तो आपको ये बताना है कि रेशियो कितना होगा डेल्टा एक्स ए और डेल्टा एक्स बी में। क्या आप कर लोगे? कर लोगे सभी? इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देना, h/4 पाई h/4 पाई कैंसिल हो जाएगा। इधर एम एम बी बचेगा, एम ए और एम बी का रिलेशन आपको दिया है, एम बी की जगह ये रख देना 5 ma, और डेल्टा वी ए की जगह डेल्टा वी ए की वैल्यू, डेल्टा वीबी की जगह ये वाली वैल्यू, और डेल्टा एक्स ए और डेल्टा एक्स बी का रेशियो आपको मिल जाएगा। अब तो इजी हो गया ना? ठीक है, तो यही करना है। हाँ, ए आ रहा है, चलो ठीक है, जो भी आ रहा होगा। ठीक है, 75 हो गया, और इसके बाद बताओ।
76, 78, 76 क्या है? अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद अ वेलोसिटी। भाई ये तो अब वैसे ही है, मैं ये नहीं बता रहा। 76 76 वाला ये जो आसान तो है। 76 वाला है, इसमें सेम वही फॉर्मूला लगेगा, डेल्टा एक्स वाला, हाँ हाँ, यही अभी लगेगा, जो यही आपने। वाला। इसमें देखो वेलोसिटी 300 मीटर पर सेकंड आपको दी है, और वो ये बोल रहा है कि भाई उसकी जो अनसर्टिनिटी है, वो एक्यूरेसी जो आपको दी है वो 0.01% दी है। यानी कि डेल्टा वी जो आप निकालोगे वो 0.01% ऑफ 300 हो जाएगा। जैसे ऊपर अभी हमने निकाला था लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में, ये जो निकाला था हमने यहाँ पे, देखो वेलोसिटी आपको 600 दी थी, अनसर्टेनिटी या एक्यूरेसी जो है वो आपको 0.05% दी थी। तो डेल्टा वी की वैल्यू यानी कि अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी आप ऐसे करके निकालोगे, उतने का उतना जितना परसेंट दिया उसका, उस कितने का दिया, 300 का दिया है, तो वो आप उसका 300 का निकाल लोगे। ठीक है, तो डेल्टा वी की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी। और बस और क्या करना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया ही है, वरना वो आपको याद भी होना चाहिए। एच की वैल्यू दी है वो आपको पता है, तो यही फॉर्मूला लगा देना है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू h/4 पाई है। ठीक है, ये आप कैलकुलेट करके निकाल लोगे। ये आपको पूछा गया, ये आपको निकालना है। एच की वैल्यू आपको पता है 4 पाई, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आपको पता है, बस सॉल्व कर लोगे, आ जाएगा आंसर। क्लियर है? और ये क्वेश्चन कर भी लेना, मैंने बता दिया, इसका मतलब ये नहीं कि करना ही नहीं है, खुद भी सॉल्व करना है, फिर आंसर मैच करना है कि हाँ ऑप्शन में जो आंसर है वो आ रहा है भी, ये नहीं आ रहा है मेरा। ठीक है, 76 हो गया, फिर उसके बाद 78। If EA and if EA, EB and EC represent kinetic energy of an electron, alpha particle and proton respectively, and each moving with same de Broglie wavelength, then choose the correct increasing representation. ठीक है, तो देखो क्वेश्चन को समझ लो पहले। यहां पर जो आपका EA है, ये आपकी किसकी काइनेटिक एनर्जी है? ये है आपकी इलेक्ट्रॉन की। EB जो आपको काइनेटिक एनर्जी दी है वो आपको दी है यहाँ पे अल्फा पार्टिकल की। ठीक है, और EC जो आपको एनर्जी यहां पर दी है वो आपको दी है यहाँ पर प्रोटॉन की। अब आपसे पूछा है कि भाई अगर ये सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ में मूव कर रहे हैं, यानी कि लैम्डा ए इज इक्वल टू लैम्डा बी इज इक्वल टू लैम्डा सी, ये चीज आपको दी है, तो आपसे ये पूछा है कि भाई इनका एनर्जी का रिलेशन क्या होगा, मतलब ये आपस में कैसे करेंगे। तो ये हम कैसे निकाल सकते हैं? ठीक है, हमें लैम्डा का रिलेशन देखना पड़ेगा एनर्जी के टर्म्स में। ठीक है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे आपको निकालना है। तो देखो, हमारे पास जो लैम्डा का फॉर्मूला होता है, यानी कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ का, वो क्या होता है? H/P, और इसी को आप क्या लिखते हो? H/mv लिखते हो। ठीक है, ये आप लिखते हो। और यहां से अगर आप देखोगे, हाँ आपको काइनेटिक एनर्जी की इंफॉर्मेशन दी हुई है ना यहाँ पे। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, देखो आपको ये पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो आपका क्या होता है? हाफ mv² होता है। ठीक है, ये बात हम सबको पता है। तो इस तरीके से मैं क्या लिख सकता हूँ कि 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो है वो मेरा किसके बराबर होता है? mv² के बराबर होता है। और अगर मैं v² की वैल्यू यहाँ पर निकालना चाहूँ तो 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय, सॉरी m की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। ठीक है ना, v की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो v² की वैल्यू अगर आप यहां से निकालते हो तो 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय m, ये मिल गया। और अगर आप v की वैल्यू निकालोगे तो अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी अपॉन m, ये मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर वेलोसिटी का आपको रिलेशन मिल गया इस तरीके से, मतलब वेलोसिटी को आप काइनेटिक एनर्जी और मास के टर्म्स में इस तरीके से आप लिख सकते हो। अब आप इसको यहां पर यूज कर लोगे लैम्डा इज इक्वल टू H/mv में, तो H/m, और v का जो रिलेशन आपको मिला है, क्या मिला है? देखो, ये आपको जो रिलेशन मिला है वो है आपका 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय मास। ठीक है, तो अब इसको और फर्दर सॉल्व कर सकते हो, ये h है, ये m रहा। ठीक है, और यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ m।
अब ये नीचे अंडर रूट एम है और ये एम है, अंडर रूट एम इंटू अंडर रूट एम, ये आपका किसके बराबर हो जाता है, एम के बराबर हो जाता है। तो ये अंडर रूट एम जो है ये अगर एम को कैंसिल करेगा तो रूट एम टाइम्स कैंसिल करेगा। तो यहां से जो आपको लैम्डा का रिलेशन जो मिलेगा वो मिल जाएगा एच अपॉन अंडर रूट एम इंटू अंडर रूट टू टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इसको हम आपस में मर्ज कर सकते हैं क्योंकि दोनों स्क्वायर रूट में, तो ये क्या हो जाएगा, एच अपॉन अंडर रूट टू टाइम्स ऑफ मास इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो लैम्डा और काइनेटिक एनर्जी से आपको यहां पर एक रिलेशन मिल चुका है, ठीक है। क्या रिलेशन मिला है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट टू टाइम्स ऑफ मास इंटू काइनेटिक एनर्जी। ये आपको रिलेशन यहां पर मिल गया है, ठीक है। अब यहां पर क्या कह रहा है कि भाई जो आपका मतलब लैम्डा है वो तीनों के लिए सेम था, ठीक है। तो लैम्डा अगर यहां पर सेम है, ठीक है, यानी कि एच अपॉन अंडर रूट टू एम काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है वो आपकी कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। तो यहां से जो है आपको करेक्ट ऑर्डर बताना था, किसका, एनर्जी का बताना था ना। ठीक है, तो देखो यहां से आप रिलेशन क्या समझ सकते हो कि आपको ये पता है कि लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा बी इज इक्वल टू लैम्डा सी, ये आपको कंडीशन इन्होंने दी थी कि भाई सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ है इन तीनों पार्टिकल्स की। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो कहने का मतलब ये है कि एच अपॉन अंडर रूट टू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी, ये किसकी ले ली हमने, पार्टिकल ए की ले ली, ये बराबर होगी किसके, एच अपॉन अंडर रूट टू इंटू मास ऑफ पार्टिकल बी काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल बी इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट टू टाइम्स ऑफ मास ऑफ पार्टिकल सी और काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल सी। तो यहां से अगर आप एच 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 को आपस में कैंसिल कर दो तो ये तीनों क्या होंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। आपस में बराबर होने का मतलब यहां पर ये है कि जब आप इनको खोलोगे मतलब आप फिर क्या कर सकते हो, स्क्वायरिंग भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, फिर टू से टू सबका कैंसिल हो जाएगा, तो आपको फाइनल जो रिलेशन यहाँ पर मिलेगा वो ऐसा मिलेगा, ठीक है। मतलब ऐसा, एम ए इंटू एनर्जी ऑफ ए इज इक्वल टू एम बी इंटू एनर्जी ऑफ बी इज इक्वल टू एम सी इंटू एनर्जी ऑफ सी। ये रिलेशन आपको मिलेगा यहाँ से फाइनल सॉल्व करने के बाद। और जब आपको ये रिलेशन मिल जाएगा तो यहाँ पे आपके जो मासेस हैं उनके रिलेशन के बारे में आपको पता है। मास का रिलेशन जो आपको पता है वो क्या पता है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, यानी कि मास ऑफ पार्टिकल ए, वो आपका कम होता है किससे, मास ऑफ प्रोटॉन से, यानी कि मास ऑफ पार्टिकल बी, और वो आपका कम होता है मास ऑफ अल्फा पार्टिकल से, यानी कि मास ऑफ सी, ठीक है। तो ये किसका है, ये है आपका इलेक्ट्रॉन का मास, ये किसका है, ये आपका प्रोटॉन का मास है, और ये वाला जो मास है किसका है, अल्फा पार्टिकल का मास है, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल का मास सबसे ज्यादा है, फिर उसके बाद प्रोटॉन का उससे कम है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन का सबसे कम है। क्लियर है, क्योंकि प्रोटॉन का 10⁻27 kg होता है, इलेक्ट्रॉन का 10⁻31 kg होता है। और ये जो अल्फा पार्टिकल है इसमें टू टाइम्स ऑफ प्रोटॉन का मास होता है, क्योंकि दो प्रोटॉन्स होते हैं इसमें, ठीक है। मतलब ये होता है ना 2He4 करके होता है, तो यहाँ पे ये आपका मास 4 होता है, सॉरी ठीक है, 4 टाइम्स होता है। तो 4 टाइम्स इसका मास हो जाता है किसका, प्रोटॉन का मास, क्योंकि 4 यहाँ पर 4 का मतलब क्या है कि इसमें 2 न्यूट्रॉन प्लस 2 प्रोटॉन होते हैं। तो दो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास लगभग लगभग क्या होता है आपका, बराबर होता है, ठीक है। 1.6 इंटू 10⁻27 इतना होता है, लगभग दोनों का बराबर होता है, यानी कि 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा मास अल्फा पार्टिकल का हो गया। तो यहां से आपको एक चीज ये पता चल गई कि मास यहाँ पर इसका सबसे ज्यादा, फिर इसका उससे थोड़ा कम, फिर इसका सबसे कम, ठीक है। तो अब आपको रिलेशन यहां से क्या मिल जाएगा कि अगर ये मास सबसे ज्यादा है और ये तीनों वैल्यूज आपस में क्या बराबर है, तो कहने का मतलब ये है यहाँ पे, ये मास बी आ गया, सी का आ गया, एक सेकंड कुछ गड़बड़ हो गई क्या, अच्छा अच्छा ठीक है। एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान ये रखनी है, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। ये जो क्वेश्चन आपको दिया है ना उसमें दिया है कि ई ए, ई बी और ई सी जो है वो आपके इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन है की एनर्जी है। तो ये जो मास ऑफ ए है वो तो चलो इलेक्ट्रॉन का है, लेकिन मास ऑफ बी जो हम बात कर रहे हैं वो आपका अल्फा पार्टिकल का है,
ठीक है, और ये जो मास ऑफ सी है ये आपका प्रोटॉन का है। तो यहां से हमने ये थोड़ा सा रिलेशन गलत हो गया, इसको मैं सही कर लेता हूं। ठीक है, इसको मैं सही कर लेता हूं। तो देखो यहां पर क्या है, मास का अगर हमें रिलेशन लगाना है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ए वाला पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, बी वाला पार्टिकल आपका अल्फा पार्टिकल है, और सी वाला जो पार्टिकल है वो आपका प्रोटॉन है। अब इसका जो मास का रिलेशन है वो मैं सही तरीके से लगा देता हूं। ठीक है, तो यहां पर जो रिलेशन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका सबसे कम, फिर मास ऑफ प्रोटॉन, फिर उसके बाद मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, ऐसा था। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, मास ऑफ पार्टिकल ए है। ठीक है, उसके बाद मास ऑफ प्रोटॉन क्या है, मास ऑफ पार्टिकल सी इज लेस देन मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, यानी कि मास ऑफ बी हो जाएगा। तो ये रिलेशन हो गया। अब इसी को मैं यहां पर प्लॉट कर देता हूं। ठीक है, तो ये हमारे पास था। तो इसमें क्या है, हमारा जो सबसे ज्यादा मास है किसका है, बी वाले पार्टिकल का है। उसके बाद उससे कम किसका है, सी वाले का है। और सबसे कम यहां पर किसका है, ए वाले का। ठीक है, तो अब आप यहां से ये समझोगे कि भाई अगर ये तीनों क्वांटिटीज बराबर है, मैंने ये कह दिया, सपोज आप इसको मान लो, मैंने कह दिया कि इन तीनों की वैल्यू 15 के बराबर है। ठीक है, और इसमें क्या है, अगर ये 15 के बराबर है और अगर एम बी मास यहाँ पर सबसे ज्यादा है, तो ईबी की जो वैल्यू है वो आपकी क्या होगी, सबसे, मतलब क्या हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि मतलब ये है, एक सेकंड रुको यार, बड़ा कंफ्यूजिंग सा है ये। ऑर्डर किसका पूछा था, इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है। तो इसका जो आंसर दिया है वो आपको ऑप्शन डी दिया है, ई ए इज लेस देन ई सी इज लेस देन ई बी, इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मास ऑफ पार्टिकल सी बीच में है, मास ऑफ ए सबसे कम है। आई थिंक कुछ गड़बड़ हो गई है। ठीक है, तो लेकिन देखो होना तो ये सॉल्व ऐसे ही है, रिलेशन जो हम ढूंढेंगे वो ऐसे ही ढूंढेंगे इनमें आपस में। या फिर आप एक काम करो, इसको ऐसे समझ सकते हो कि जो आपको लैम्डा का यहाँ पर जो फॉर्मूला मिला था, ठीक है, चलो इसको छोड़ो, ये जो हमने नीचे करा है इसको छोड़ो, इसी वाले रिलेशन से कर लेते हैं। लैम्डा की जो आपको वैल्यू मिली थी एच अपॉन अंडर रूट टू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी, ये जो है यहाँ से आप एक रिलेशन ये बना सकते हो कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, अंडर रूट ऑफ एम है, यानी कि मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा। तो यानी कि मास जितना कम होगा उतना ज्यादा आपका क्या होगा, लैम्डा होगा। तो इन्होंने जो है मास का रिलेशन यहाँ पर कर लिया है, और उसके बाद यहाँ पर जो एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी का मतलब क्या है कि आप हाफ एम वी स्क्वायर की बात यहाँ पर कर रहे हो, या काइनेटिक एनर्जी की ये जो बात कर रहे हो, यही थी काइनेटिक एनर्जी। तो ठीक है, तो अब मेरे को समझ नहीं आ रहा है, या तो इसमें आंसर जो है वो गलत दिया हुआ है, क्योंकि किया तो ये बिल्कुल सही है, होना तो ये ऐसी चाहिए। ठीक है, एक बार ऑप्शन देख लेता हूँ, 78 में कोई ऐसा ऑप्शन है जो हमारे आंसर को मैच कर रहा हो। हमारा जो आंसर इसके अकॉर्डिंग अगर आना चाहिए, तो हमारा आंसर आना चाहिए कि ई बी की जो एनर्जी है वो आपकी सबसे कम होगी। ठीक है, ईबी की एनर्जी आपकी सबसे कम होगी, और उसके बाद जो सबसे ज्यादा एनर्जी, मतलब बीच की जो एनर्जी होगी वो ईसी की होगी, और फिर सबसे ज्यादा जो एनर्जी है वो ई ए की होगी। तो ईबी, ठीक है, ऐसा कोई ऑप्शन भी नहीं दिया इसमें। चलो ठीक है, इसे छोड़ दो फिर, अभी मैं इसको देख लूंगा, फिर मैं इसको
आपको कल बता दूंगा, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को। ठीक है, अब 78 के बाद बताओ जल्दी से, कोई और क्वेश्चन रह गया आपका तो बोलो। इसको अगर कर पाओ तो इसको देख लेना, लॉजिक ये यूज होगा इसमें, ठीक है। ये रिलेशन तो मैंने आपको बता दिया था लैम्डा मास और काइनेटिक एनर्जी में, इसी को यूज करके करना है, फिर मैं आंसर देख लूंगा, ठीक है। अब ये बताओ कि और कौन सा बताना है आपको 78 के बाद। 78 के बाद कोई है? 81। 81 क्या है? द टोटल नंबर ऑफ नोट्स आर गिवन बाय, मैं ये नहीं बताऊंगा भाई, इतना आसान। अंजलि एनसीईआरटी पढ़ लो एक बार, और ये टॉपिक अभी परसों ही पढ़ा है हमने, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ नोट्स बताना जरा, ये बताया था नहीं बताया था बाकी लोग? अजय, अजय आप क्लास में थे जब हम नोट्स के बारे में पढ़ रहे थे? हाँ, तो हमने पढ़ा था ना, क्या फॉर्मूला पढ़ा था, रेडियल नोट्स और एंगुलर नोट्स क्या क्या होते हैं, टोटल नोट्स क्या क्या होते हैं। ध्यान देना है नहीं क्लास में, बस कुछ भी उठा के पूछ लो कि ये बता दो। भाई ये टाइम खराब करने वाली बात होती है, मैं सच बता रहा हूँ। ये देखो यहीं पर दिखा दूंगा मैं अभी लिखा हुआ, कहाँ पे पढ़ा था हमने ये एंगुलर नोड और रेडियल नोड और टोटल नोड फॉर्मूला। मैंने अलग से लिखवाया भी था, मैंने कहा था भाई इसको अच्छे से याद कर लेना, इस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये देख लो अंजलि, अंजलि दिख रहा है स्क्रीन पे? ये दिख रहा है कुछ यहाँ पर लिखा हुआ? हाँ तो बस ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन मत पूछना दोबारा से, ठीक है। पहले एक बार एनसीईआरटी ढंग से, भाई कुछ कुछ खुद से कुछ भी तो एफर्ट करो, या बस जो मन करा कि बस ये क्वेश्चन पूछ लो, जबकि हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कोई ऐसा क्वेश्चन पूछो ना जो हमने नहीं पढ़ा हो। और किसी का कोई क्वेश्चन है? बोलो। ठीक है, फिर खत्म हो गया चैप्टर, ठीक है। कल से फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब किसी के कोई क्वेश्चन रह गए तो कल पूछ लेना। 93 तक ही थे, ठीक है। तो एनसीईआरटी भाई ढंग से पढ़ लो, ढंग से पढ़ते हो नहीं फिर बस बोलते हो कि ये क्वेश्चन बता दो, जबकि ये तो मैंने अलग से लिख के भी दिया था, मैंने कहा भी था कि भाई इसको साइड में नोट कर लेना कहीं पर, कि रेडियल नोट कितने होते हैं, एंगुलर नोट कितने होते हैं और टोटल नोट कितने होते हैं। कितनी बार बताना पड़ेगा, जब ये छोटी छोटी चीजें तुम 2 दिन में भूल जाओगे, तो अभी जब 4 महीने बाद पेपर होगा तो तब तक कैसे याद रखोगे? ये तो सोच लो, जब सारे चैप्टर पढ़ चुके होगे, जब अभी रिसेंट का ही चैप्टर जो 2 दिन पहले जो टॉपिक पढ़ा है वही याद नहीं है तो, ठीक है, इस चीज के लिए आपको शर्म आनी चाहिए। ठीक है, चलो अब आप लीव कर सकते हो, कल मिलते हैं सुबह फिर।